नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और कमोडिटीज में अगर टॉप हेडलाइंस देखें तो वो कच्चे तेल की तरफ से आती है, क्योंकि अच्छी खासी गिरावट के साथ यहां पर कारोबार है। ओवरनाइट 2% की तेजी जरूर देखने को मिली है, और वो इसलिए क्योंकि यूएस ने अब ईरान के ऊपर सैंक्शंस और भी बढ़ा दिए हैं। जो कंट्रीज ईरान से अब कच्चा तेल लेती हैं, यूएस उनसे बिजनेस नहीं करेगा। इसका क्या इम्पैक्ट रह सकता है, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे सोने की, जहां पर कल अच्छी खासी मुनाफा वसूली के बाद कुछ खरीदारी आज लौटते हुए नजर आई है, लेकिन यहां पर क्या है डिटेल्स ये भी बताएंगे। साथ ही बात करेंगे शुगर इंडस्ट्री की, जहां पर हमने एफआरपी तो बढ़ता हुआ देखा ही है, साथ ही साथ शुगर कंट्रोल के भी यहां पर नोटिफिकेशंस आए हैं। इसका चीनी की इंडस्ट्री पे क्या असर पड़ सकता है, इस पर भी करेंगे बात। इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा, कमोडिटी एक्सपर्ट धर्मेश भाटिया, प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी, और ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे इस्मा के डायरेक्टर जनरल दीपक बलानी। लेकिन शुरुआत कच्चे तेल के साथ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्राइसेस में जोरदार उठापटक देखने को मिली है। नरेंद्र जी नमस्कार। सबसे पहले यूएस और ईरान के बीच जो ये चल रहा है, कभी लगता है कि कुछ न्यूक्लियर डील साइन हो जाएगी, फिर हम और सैंक्शंस आता हुआ देखते हैं। अब जो यूएस ने कहा है कि ईरान से कारोबार करने वाली कंट्रीज यूएस से कारोबार नहीं कर सकती, आप इसे कैसे रीड कर रहे हैं और इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट है? देखिए, वो हम ईरान से हमारा बहुत ज्यादा कारोबार तो अभी है भी नहीं, और बहुत ज्यादा तेल हम दरअसल उनसे काफी समय से हम तेल मंगाते ही नहीं है। बीच में हमने 2 पार्सल उनसे खरीदे थे, लेकिन वो भी जो है कोई बहुत बड़ी उसकी संख्या नहीं थी, तो उससे हमारे पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि जो ईरान चाहता है, अमेरिका चाहता है ईरान पर सैंक्शंस, खासतौर से इसलिए कि ईरान जो है आणविक हथियार ना बना पाए, तो भारत काफी हद तक अमेरिका के इस एजेंडा से सहमत है। तो इसीलिए हालांकि हमने कोई सैंक्शंस नहीं लगाई हैं, लेकिन कुल मिलाकर के ईरान से बहुत ज्यादा तेल या व्यापार हम नहीं करते हैं, और तेल तो लगभग बहुत ही कम है या ना के बराबरी है, तो इसलिए कोई बहुत ज्यादा असर नहीं होता। लेकिन बात यह है कि जो अमेरिका ने ईरान को लेके किया है, जो कहा है, उसका तेल की कीमतों पे, सप्लाई पे और डिमांड पे क्या असर पड़ता है। अगर आप ईरान को देखते हैं, वहां का ईरान के तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता चीन है, और चीन कुल मिलाकर के वहां पर डिमांड जो है तेल की काफी कम हुई है, और लेकिन वो भारी मात्रा में ईरान का तेल जो है वो चीन को ही जाता है। किस दाम पे जाता है, कैसे जाता है, किस तरह के शिप्स हैं, शिप्स का क्या इंश्योरेंस होता है, उसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी बाजार में नहीं है, और उसका अब जो है बाजार बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी नहीं पड़ता। तो मुझे लगता है इसकी चिंता ज्यादा नहीं है। जो सबसे ज्यादा जो आप देख रहे हैं डिमांड साइड में, जो डिमांड कम हो रही है, जिससे कीमतें कम हो रही हैं, उसकी मुख्य वजह यह है कि सऊदी अरब जो मुख्य जो है बहुत ओपेक का सबसे बड़ा सदस्य है, उसने कुल मिलाकर के अब ये ठाना है कि ठीक है, हम प्रोडक्शन कट और नहीं करेंगे। हमारा जो मार्केट शेयर है, जो काफी हद तक अन्य देशों के पास जा रहा है, हम उसको रोकेंगे। जैसे भारत का जो है अभी तक सऊदी अरब बहुत बड़ा सप्लायर था, लेकिन आज रूस जो है भारत का बहुत बड़ा सप्लायर है। तो कहीं ना कहीं जो चिंता है, वो चिंता सऊदी अरब की ये हो गई है, और सऊदी अरब के साथ ओपेक के कई अन्य देशों की, कि अपना मार्केट शेयर बचाओ। अगर कीमत कम होती है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब अगर प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम होती है, उनका ज्यादा जो तेल है वो ऑन शोर है, जहां प्रोडक्शन कॉस्ट कम है, तो इसलिए लगता है उनको कि चलो वो तो किसी तरीके से वो बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन मार्केट शेयर अगर हाथ से चला जाता है तो वो नुकसान कर जाएगा। डिमांड जो है, इसीलिए आप देख रहे हैं कहीं से बढ़ती नजर नहीं आ रही। भारत ही एक ऐसी जगह है जहां से डिमांड बढ़ रही है। आज सारे जो तेल के निर्यातक हैं, उनके लिए जो भारत जो है वो गोल्डन एप्पल बन चुका है, वो सबकी निगाह भारत में है। और दूसरी तरफ भारत को जो सस्ता तेल हुआ है, जो रूस से आया है या अन्य देशों से आया है, जो कीमतें कमी, भारतीय अर्थव्यवस्था को उसको काफी लाभ मिल रहा है। तमाम परेशानियों की, जो वर्ल्ड में जितनी परेशानियां, टैरिफ वॉर वगैरह वगैरह, उसके बावजूद भी आईएमएफ भी मान रहा है कि उस सब के बावजूद भी भारत का जीडीपी ग्रोथ 6% तो पक्का है। दुनिया में कितने देश हैं जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था जहां 6% पक्का हो, ऐसा आईएमएफ कह रहा है। तो इसीलिए डिमांड जो है वो वरी का विषय है, सप्लाई में दिक्कत नहीं, लिहाजा कीमतें नीचे है। और यहाँ से कितनी नीचे आपको जाती हुई नजर आती हैं? क्योंकि जहाँ पर हम खड़े हैं फिलहाल यूएस के लिए तो $60 के नीचे और 62 ब्रेंट के आसपास, और जैसे आपने कहा कोई भी ऐसी खबर नहीं है कि हम प्राइसेस को सपोर्ट आता हुआ देखें। देखिए, मुझे लगता है कि अगर $60 से भी नीचे चला जाए, 58-57 चले जाए, तो कोई बहुत ज्यादा जो है वो आश्चर्य की बात नहीं होगी, लेकिन वो वहां टिकेगा नहीं। देखिए, हमको ये मान के चलना पड़ेगा, अगर जो तेल है वो $60 पर पहुंचता है, तो क्या अमेरिकी अर्थव्यवस्था को उससे फायदा होगा? क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ा उत्पादक अमेरिका है, सबसे बड़ा निर्यातक भी अमेरिका है। गैस का यूरोप ज्यादातर गैस जो पहले रूस से लेता था, आज अमेरिका से लेता है।
तो कुल मिलाकर के उनकी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको भी नुकसान होगा। ओपेक देशों को तो होगा ही होगा, नॉन ओपेक को भी होगा। तो मुझे लगता है वो पहुंच जाए तो कोई सेलिब्रेशन की बात नहीं होगी, चाहे वो बड़े इंपोर्टर हो या बड़े एक्सपोर्टर। तो लेकिन ये कि अगर जो मेरा ये मानना है, इन सब के बावजूद जो हालात हैं, टेरिफ वॉर, यूक्रेन, गाजा, इवन इंडिया, पाकिस्तान, ये सबको अगर आप एक बास्केट में डालते हैं तो भी मुझे लगता नहीं कि अगर जो $65 से नीचे अगर कीमत जाती है तो वहां टिक पाएगी, वो सस्टेनेबल नहीं होगी। अगर 65, 68, 70 ये आप दायरे को लेकर के चलते हैं तो मुझे लगता है आप काफी सेफ हैं। और अगर आप इस दायरे से आप नीचे जाते हैं या बहुत ऊपर जाते हैं तो वो तो फिर जिसे आम भाषा में सट्टेबाजी बोलते हैं, उसको मैं वही कहूँगा, स्पेकुलेशन है, जिसका कोई आधार नहीं है। फेयर पॉइंट मिस्टर तनेजा, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली जैसे कहा कि ब्रेंट के भाव शायद 57 तक भी यहाँ पर जा सकते हैं, जिस तरह का मोमेंटम नीचे की तरफ है, लेकिन वहाँ पर सस्टेन नहीं करेंगे। धर्मेश, आप कैसे देखते हैं प्राइसेस और एक नियर टर्म स्ट्रैटेजी क्या बनाना चाहेंगे? रिस्क काफी लिमिटेड है, यहाँ से ऊपरी स्तरों पर आने के चांसेस काफी हाई है। अगेन जून जुलाई जैसे ही आएगा, हरिकेन सीजन स्टार्ट होगा और यहाँ से मार्केट में आपको एक अच्छी वॉलेटिलिटी देखने मिल सकती है। प्लस ओपेक की मीटिंग भी आ रही है। अगर आप देखें तो उन्होंने काफी कट कर चुके हैं। अब यहाँ से कट करने की मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ज्यादा गुंजाइश होगी। तो यहाँ से एक अप मूव ही बेहतर रहेगा, प्राइस यहाँ से मूव कर सकता है। तो डोमेस्टिक मार्केट की बात करें रुपए के चलते, तो मुझे लगता है कि 5,000 का स्तर काफी अच्छा स्तर है, यहाँ पे आप निवेश करके चल सकते हैं 4,900 के स्टॉप लॉस से, और अपसाइड रहेगा 5,300 से 5,400। अगर आप अंतरराष्ट्रीय मार्केट की बात करें तो मुझे लगता है कि ब्रेंट फिर से $65, और अगर आप WTI की बात करें तो अराउंड $62 के लेवल्स आपको फिर से देखने मिल सकते हैं। तो बाय साइड में रहने की मेरी सलाह रहेगी, और मैं रेकमेंड करूंगा कि आगे के महीने में आप यहाँ निवेश करके चले। तो खरीदारी की अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर निकल के आ सकती हैं। सोना आपकी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हमने मुनाफा वसूली के बाद कुछ खरीदारी लौटते हुए देखी है। कैसे देखते हैं आप दिनेश जी अब सोने के प्राइसेस को? अब 3200 के आसपास के जो ये लेवल्स हैं, यहाँ पर क्या करना चाहिए? नमस्कार मनीषा जी, जो प्राइसेस हमने देखी है ये बड़ी तेजी का एक संकेत था पहले तो, और करीब करीब 31 से 32% हमने तेजी देखी गोल्ड में इस साल में ही। मतलब जनवरी से अगर देखते हैं तो सिर्फ अप्रैल तक के 31-32% की तेजी आई, और वहां से 7,000 रुपए की एक बड़ी गिरावट आई है। इंटरनेशनल ट्रेड वॉर के चलते ये तेजी में संकेत मिले थे, इंटरेस्ट रेट को लेके तेजी के संकेत थे, वॉर लाइक सिचुएशन को लेके थे। अब सारा सब कुछ चीज सामान्य होती नजर आती है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये गोल्ड की वोलेटिलिटी भी कम हो जाएगी। ऊपर के लेवल से जो फॉल आया, मुझे लगता है कि 92,000 कुछ समय के लिए यहाँ होल्ड करेगा, और 93,500 ये लेवल मुझे लगता है कि अपसाइड एक बार दिखा सकता है। अगर कोई इसमें स्ट्रेटेजी बनाना चाहता है तो मेरे हिसाब से 92,400 के आसपास एक बार खरीदारी की जा सकती है। 93,050, 93,500 ये अपसाइड मुझे पोटेंशियल नजर आता है, और डाउनसाइड मुझे लगता है कि दोबारा एक बार 94,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। आज इंटरनेशनल प्राइसेस तेज है, लेकिन यूएसडी INR 1%, मतलब जो रुपया है हमारा 1% मजबूत है, इसी के चलते भी हमें तेजी देखने नहीं मिल रही। ये बात हुई कच्चे तेल और सोने पे, लेकिन अब एक शुगर पे नजर डालेंगे, क्योंकि चीनी पर 3 बड़ी खबरें हैं। पहला ये कि सरकार ने गन्ने की FRP बढ़ा दी है, दूसरा ये कि 30 अप्रैल तक 256.9 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है, और तीसरा है शुगर कंट्रोल को लेकर, जहां पर हमने अप्रूवल आता हुआ देखा है। इन सब पर बात करने के लिए ISMA के डायरेक्टर जनरल दीपक बलानी हमारे साथ हैं। दीपक जी नमस्कार। शुरुआत यहाँ पर FRP के साथ ही कर लेते हैं, और आई अंडरस्टैंड मुद्दा यही है कि FRP फिर से बढ़ गई है, लेकिन चीनी के दाम 3 साल से नहीं, 2019 ऑनवर्ड्स हमने बढ़ते हुए नहीं देखे हैं। किस तरह की कॉन्वर्सेशंस हैं? इस FRP की बढ़त का आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा, इंडस्ट्री पे क्या असर पड़ेगा? धन्यवाद मनीषा जी। देखिए, सबसे पहले तो एज ISMA और एज इंडस्ट्री हम FRP जो बढ़ाया है सरकार ने, उसका हम वेलकम करते हैं, और इनफैक्ट हमें लगता है कि इससे किसानों को अच्छा फायदा होगा, और इसके लिए हम बहुत खुश हैं। और ये बढ़नी भी चाहिए थी, क्योंकि उनका इनकम भी हमको देखना है। इसका जो इम्पैक्ट आएगा, लगभग जो अभी 15 रुपए पर क्विंटल FRP बढ़ी है, अब हो गई है 355 रुपए पर क्विंटल। उससे लगभग 20,000 करोड़ एडिशनल पेमेंट जो है वो गन्ना किसानों को होगा। तो लगभग टोटल जो अगले साल जो 25-26 में जो उम्मीद है, लगभग 1.2 लाख करोड़ का जो है पेमेंट फार्मर को होगा। तो जैसे मैंने बताया कि अच्छी चीज़ है, बट आप भी बोल रहे थे, और इंडस्ट्री की एक डिमांड रही है कि हमें FRP बढ़ाने से कोई तकलीफ नहीं है, बट क्योंकि हमारा इनपुट कॉस्ट जो FRP जो केन कॉस्ट है वो बढ़ जाता है, तो उससे कहीं ना कहीं उसका रिफ्लेक्शन जो है वो शुगर प्राइस पे और इथेनॉल रेट पे होना चाहिए। तो हमारी पुरानी डिमांड रही है कि जो MSP को
मिनिमम सेल प्राइस और इथेनॉल रेट को लिंकेज स्टैब्लिश करना एफआरपी के साथ, वो बहुत ही। दीपक जी, आपको टोकना चाहेंगे बीच में और माफी भी चाहती हूँ, लेकिन इस वक्त वेव्स में नीता अंबानी बात कर रही हैं, उनसे सुन लेते हैं। On a common stage, my gratitude to Honorable Prime Minister Narendra Bhai Modi ji for his incredible vision for this summit and for his consistent, unparalleled leadership in taking India and Indian culture to the world. This summit is a powerful reminder of who we are and who we have always been. I speak to you as a proud citizen of our ancient land. And the theme of my keynote is taking India to the world. Long before the birth of the internet or even cinema, the influence of Indian culture had already spread across the globe. Taking India to the world is not a new concept or a new idea. The light of India has traveled far and wide for thousands of years. Hundreds of Buddhist monks from all over the world traveled on foot to India in ancient times in search of cultural and spiritual knowledge. In Japan and Indonesia, Hindu deities like Lakshmi, Saraswati, Shiva, Ram, and Ganesh are worshipped even today. The splendor of India's temple architecture can be seen in Angkor Wat in Cambodia, Borobudur in Indonesia, and the ruins of charm temples in Vietnam. Indian philosophy left a deep imprint on some of the greatest thinkers and philosophers of the world. We are a country enriched by the wisdom of its civilization, but equally energized by the throbbing energy of the world's youngest population. A country where sacred traditions meet modern dynamism in perfect harmony, where the rising power of our economy, soon to be the third largest in the world, meets our soaring global soft power. We are a timeless civilization that gifted humanity with the enduring ideals of Satya, Ahimsa, Ekta, and Aman, truth, non-violence, unity, and peace. A luminous nation that gave the world the wisdom of the Vedas, the Bhagavad Gita, and the teachings of Gautam Buddha and Mahatma Gandhi. Bharat is where it all began. India is the origin of Om, the sound of the birth of our universe, the birthplace of zero, Shunya, the beginning of the infinite, the home of Sanskrit that gave the world language, the land of yoga and Ayurveda, the pioneer in science and philosophy, from Aryabhat's astronomical calculations to Adi Sankaracharya's Advait Vedanta, the beacon of arts and literature, from our classical music and dance forms to the epics, Ramayana and Mahabharata. We are the very cradle of civilization, a cultural force whose time has come once again. Every civilization tells a story. Some tell it with power and might, but we have always told our stories with our soul. For over 5,000 years, from our Kathavachaks to the traveling bards, from our legendary folklore to temple murals, and from our epics to present-day cinema, storytelling has always been the heartbeat of our legacy. In the modern age, India's magnificent heritage and the soft power of our theatre, dance, music, cinema, writers, artists, and artisans
have won the hearts and minds of people in all continents and corners of the globe. Friends, like all Indians, we at Reliance Foundation are great admirers and ardent supporters and passionate lovers of art. And we deeply believe in the power of our culture to heal, inspire, and unite. At the foundation, we regard it to be our highest duty to protect, preserve, revive, and honor India's priceless artistic legacy. It is with this spirit that we started the Nita Mukesh Ambani Cultural Center 2 years ago. Our vision is to showcase the best of India to the world and bring the best of the world to India. With the same vision, we started Swadesh, our humble movement to encourage and promote India's age-old arts and crafts on the global stage. Swadesh honors our traditional artisans who have learnt at the feet of their fathers and grandfathers, and whose every weave, every carving, every brush carries not just the touch of the hand, but the memory of centuries. For instance, the Indian sari, which is one of the fondest expression of our tradition. Today, our timeless 9 yards are weaving the India story across fashion runways, woven by our weavers with love and worn by our women with pride, wherever in the world they are, from Mother Teresa to India's missile woman, Dr. Tessie Thomas, to our Finance Minister, Srimati Nirmala Sitharaman, our lawyers to journalists, and from astronauts to change makers, all wear it as an ode to a legacy that has been passed down over thousands of years from their mothers, grandmothers, and great-grandmothers. That is the magic of our culture. It evolves without erasing. In most parts of the world, culture is something to be preserved. But in India, it is something we live every day. For us, it's not a memory frozen in time. It is our living reality. It flows like our rivers and breathes like a forest. Here in India, the modern does not compete with the ancient. It coexists in perfect harmony. And this is what Indian culture sets us apart. Our ability to hold contradictions with grace, to honor tradition and welcome transitions and transformations, to cherish our similarities and celebrate our differences. For centuries, India has gifted the world its wisdom, its beauty, and its soul. Somewhere along the way, our voice softened. But now it is rising again. And for that, we owe deep gratitude to our Prime Minister Modi ji, whose unwavering vision and leadership have reignited India's voice on the world stage with pride and purpose. From Yoga to Chandra. आपका हमारे साथ इसमा के डीजी दीपक बलानी जुड़े हुए हैं। दीपक जी नमस्कार, शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। माफ़ी चाहते हैं आपको टोकने के लिए, लेकिन आप अपना पॉइंट अबाउट एफआरपी कह चुके थे। आप हमें बता रहे थे कि शुगर एमएसपी को लेकर अब भी बात यहाँ पर जारी है। तो अगर 1.2 लाख करोड़ आपको 2025-26 में यहाँ पर किसानों को देना है, उसके सामने किस तरह की सेल्स करंट प्राइसेस के लिहाज से किस तरह का मुनाफा आप आते हुए देखते हैं? देखिए, पहली बात तो क्योंकि इनपुट कॉस्ट बढ़ गया, तो अब आप देखें 2019 में एमएसपी 31 रुपए डिफाइन हुई थी। उसके बाद लगभग 6 साल हो गया है, अभी तक एमएसपी रिवाइज नहीं हुई है। और लास्ट ईयर जो 340 रुपए पर क्विंटल एफआरपी था, तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगभग 41 रुपए था। अब लगभग क्योंकि ये 355 हो गया है और जो एक कन्वर्जन कॉस्ट भी बढ़ता है,
तो मुझे लगता है कि ये काफी आगे जा सकता है, बेबी 42.5 तक के आसपास। अभी तक हमने कैलकुलेट नहीं किया है, बट एक हम वेटेड एवरेज लेके लगभग एक अप्रोक्सीमेटली 42.5 तक का फिगर आ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरकार जो है एमएसपी को लिंक कर दे एफआरपी से, क्योंकि ये एक वाइबिलिटी भी आएगी मिल्स को, और जो केन पेमेंट हमारा फार्मर को होता है वो लगातार होते रहे, वो भी बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ बहुत जरूरी ये भी है कि इथेनॉल प्राइस जो लास्ट 2 साल में नहीं हुआ था, और अब अगर इसको भी हम देख लें, एफआरपी इंक्रीज हुआ है तो लगभग 16-16.5% इंक्रीज हो गया, और इथेनॉल रेट अभी तक इंक्रीज नहीं हुआ है। तो अब आने वाले सीजन में हमें पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट इथेनॉल प्राइस को भी एफआरपी से लिंक करेगी और एक फॉर्मूला के तहत इथेनॉल रेट को रिवाइज करेगी, क्योंकि उसके ऊपर काफी डिपेंड करता है कि अगले साल कितना डाइवर्जन जो है वो इथेनॉल में होगा शुगर केन से। फेयर पॉइंट। मेरा दूसरा पॉइंट यहाँ पर चीनी के आउटपुट को लेकर है। आई वी अंडरस्टैंड आपके जो लेटेस्ट नंबर्स यहाँ पर आए थे, लेकिन अब तक 30 अप्रैल तक नंबर आया है। अब आपको लगता है कुछ यहाँ पर फेरबदल देखने को मिल सकता है फाइनल नंबर पे? लगभग देखिए 257 लाख टन कल तक हो गया है, और अभी भी लगभग 17 मिलें चल रही हैं, उसमें कुछ यूपी में चल रही हैं। तो लगभग ये भी लगभग 8 या 10 मई तक क्लोज हो जाएगा। तो अब हम लगभग सीजन के क्लोज में आ गए हैं। बट अब ये भी हमने बताया था कि लगभग 4 से 5 लाख टन जो है वो कर्नाटका में और तमिलनाडु में जो स्पेशल सीजन होता है, जो मिलें फिर खुलती हैं, वो भी ऐड होगा। तो हमें ऐसा लग रहा है कि जो 262 के आसपास आता हुआ फिगर दिख रहा है। और क्योंकि कंजम्पशन पहले हम लगातार ये बोलते आए थे, जिस हिसाब से ट्रेंड आ रहे थे और जिस हिसाब से मार्केट का इंडिकेशन आ रहा था, कंजम्पशन लगभग 280 लाख टन होगा, और उसके हिसाब से उतना ही लग रहा है। तो लगभग सारा कुछ देखा जाए तो लगभग हम 52-53 लाख टन में ये सीजन क्लोज करेंगे, जो बहुत सफिशिएंट है। और प्राइस भी जो है, जो रिटेल प्राइस है, अगर आप देखें तो पिछले साल इसी वक्त लगभग 44.5 रुपए था, और अभी लगभग 45 रुपए 60 पैसे है। लगभग 2.5 से 3% का ही इजाफा हुआ है, जो वेल विद इन लिमिट है। तो आई थिंक मार्केट जो है, रिटेल प्राइस स्टेबल है, एक्सपिल प्राइस भी स्टेबल है, और आगे भी इस सीजन में प्राइसेस स्टेबल रहने की पूरी उम्मीद है। दीपक जी, शुगर कंट्रोल ऑर्डर अब यहाँ पर फाइनली आ चुका है, वो नोटिफिकेशन हम सब ने यहाँ पर पढ़ी है। अब इसके क्या मायने हैं? खांड सरी गुड़ जहाँ अब यहाँ पर एक मार्केट में यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा, आगे जाके क्या इम्पैक्ट इसका देखते हैं? देखिए, हमने इस्मा ने लगातार पिछले साल सरकार से ये बात की थी, और हमने अपने रिप्रेजेंटेशन भी दिए थे कि खांडसारी यूनिट जो 500 टीसीडी के ऊपर है, उनको विद इन द कंट्रोल ऑर्डर आना चाहिए, और वो भी जो एफआरपी का सिस्टम है वो फार्मर को पे होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सरकार ने जो 500 टीसीडी के ऊपर के जितने भी खांडसारी यूनिट हैं उनको शुगर कंट्रोल में लेके आए हैं। तो लगभग 66 यूनिट जो हैं वो इस ऑर्डर के तहत आ जाएंगे। लगभग इनका जो कैपेसिटी है लगभग 55,000 टीसीडी का है। तो ये एक अच्छी पहल है, और मुझे लगता है इससे काफी स्ट्रीमलाइन होगा, और जो शुगर मिल्स को दिक्कतें आ रही थी, जो अननेसेसरी ड्रॉल्स हो रहे थे, उसमें कहीं कहीं कंट्रोल होगा, और एक ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी खबर है। दूसरा पॉइंट जो एपीआई इंटीग्रेशन है, आई थिंक हमने भी पहले डिमांड किया था और हमेशा डिमांड करते रहे हैं कि जो एक ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए स्टॉक सिचुएशन में और डेटा में। आई थिंक एपीआई इंटीग्रेशन इज अ वेरी गुड मूव, और ऑल्दो ये ऑर्डर में ऑफिशियली सरकार ने ले आया है, लगभग 540 मिलें, लगभग 450 मिल ऑलरेडी एपीआई इंटीग्रेशन से कनेक्ट हो चुके हैं डीएफपीटी से। और मुझे लगता है ओवरऑल ये शुगर कंट्रोल ऑर्डर जो है ये एक सही दिशा में है। 2 या 3 पॉइंट अभी हमें स्टडी करने होंगे, क्योंकि अभी भी हम गैजेट नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं। तो एक पूरा स्टडी कर लेंगे तो हम आपको और डिटेल में इसके बता सकते हैं। मेरा फाइनल सवाल कंजम्पशन को लेकर है, और समर डिमांड कंजम्पशन। दीपक जी, जितने भी आइसक्रीम वाले हैं जिनसे भी मेरी बात हो रही है, उन सबका यही कहना है कि 35 to 40% इंक्रीज वो आइसक्रीम कंजम्पशन में, सेल्स में इस बार होता हुआ देख रहे हैं। आपको लगता है आने वाले 1-2 महीने, जब तक मॉनसून यहाँ पर पूरे तरीके से नहीं आते, एक सर्ज इन शुगर डिमांड देखने को मिल सकती है, या फिर इट्स बिजनेस एज यूजुअल? देखिए, हमारी भी कई एफएमसीजी सेक्टर से बात हुई है, और अभी तक का जितना भी कोटा रिलीज हुआ है, अगर आप देखें तो उस हिसाब से पिछले साल से तो काफी कम है। और अगले 4 महीने में अगर लगभग 90-95 लाख टन का हम उम्मीद कर रहे हैं,
अभी तक लगभग 185 लाख टन का कोटा रिलीज हो गया और सेल भी लगभग उतना ही होने की उम्मीद है। तो हम सारे फैक्टर को भी ले लें तो लगभग 280 लाख टन तक का ही कंजम्पशन दिख रहा है। कुछ सेक्टर्स में जैसे आप बोल रहे हैं समर में डिमांड बढ़ती है, बट हमने देखा है कि कई और सेक्टर में, फॉर एग्जांपल कैंडी मैन्युफैक्चरर्स जो हैं और चॉकलेट मैन्युफैक्चरर्स में हैं, इनफैक्ट वहाँ पे कुछ कंजम्पशन फ्लैट होता हुआ या कम होता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल एक कंसर्न है कि कंजम्पशन जिस हिसाब से ग्रो होना चाहिए उस हिसाब से ग्रो नहीं हो रहा है, और उसके ऊपर भी इसमें एक प्रॉपर सेक्टर वाइज स्टडी कर रही है जिसमें कि हम कंजम्पशन का ट्रेंड और सेक्टर वाइज का ग्रोथ और आगे पोटेंशियल क्या कंजम्पशन हो सकता है उसके ऊपर हम एक पूरी रिपोर्ट पब्लिश करेंगे, और फिर उस बेसिस पे आगे भी सरकार को मदद मिलेगी अपनी पॉलिसीज बनाने के लिए। और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी दीपक जी, और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी रहेगा देखना, क्योंकि एफएमसीजी के नंबर्स ऑल ओवर द प्लेस हैं और शुगर की कंजम्पशन कहाँ बढ़ रही है और कहाँ नहीं, अगर वो रिपोर्ट निकल के आती है तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी उससे मिलेगी। तो क्लियरली उसका इंतजार रहेगा। एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए और उन सभी मुद्दों पर डिटेल में बात भी करने के लिए। वाले इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, हम लौटेंगे, बात करेंगे इक्विटीज़ पर।